वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट को देखा, फिर हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के साथ। अब ये चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है। यहाँ हम कैश फ्लो फोरकास्टिंग करेंगे। हम कैश बजट बनाएंगे और मुख्तलिफ कैश फ्लो बजटिंग के रेलेवेंट एस्टिमेशन करेंगे। तो यहाँ है कि कैश बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ अ फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लो राइजिंग फ्रॉम कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट यूजली ऑन अ मंथली बेसिस। तो कैश बजट क्या है कि हम फर्म्स के फ्यूचर कैश फ्लोज को जो है फोरकास्ट करेंगे और कैश फ्लोज में कलेक्शंस आती हैं और डिस्बर्समेंट आती हैं और यूजली ये मंथली बेसिस पे बनाया जाता है। तो कैश बजट बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने कैश को एनालाइज करें कि किसी पर्टिकुलर डेट में कितनी रिसीट्स और कितनी पेमेंट्स होंगी और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कैश की क्या पोजीशन होगी। ये सब इसलिए नोट करते हैं कि अगर हमें अपनी लायबिलिटी मैनेजमेंट करनी है तो हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर हमें कौन सी पर्टिकुलर लायबिलिटी को मीट करनी है। अगर उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को मीट करने के लिए उस दिन हमें कैश जनरेट हो रहा है या उस वक्त हमारे पास कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इजीली उसको पे कर सकेंगे। तो कैश बजटिंग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फोरकास्टिंग होती है। तो हम देखेंगे आगे कि किन किन एरियाज़ के ऊपर फोरकास्टिंग को अप्लाई किया जाता है और वहाँ से कैसे इनपुट लिया जाता है ताकि हम कैश बजट बना सकें। तो दोबारा देखते हैं, कैश बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ अ फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लो। ये फ्यूचर कैश फ्लोज की एक फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन है, अराइजिंग फ्रॉम कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट्स। ये कलेक्शन और डिस्बर्समेंट आपको पता है कि रिसीट्स और पेमेंट दोनों होती हैं, यूजली ऑन अ मंथली बेसिस। द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ बेटर एबल टू डिटरमिन द फ्यूचर कैश नीड्स ऑफ द फर्म। इससे फ्यूचर में कैश की क्या हमें फिर मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं, ये डिटरमिन करने में हमें हेल्प मिलती है। प्लान फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ दीज नीड्स, अगर उस वक्त हमारे पास कैश फ्लो की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम किन फाइनेंशियल नीड्स की तरफ जाएं, हमें इसके लिए प्लानिंग करने की में भी हेल्प मिलती है। और एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कैश एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। तो इस तरह हम अपनी ओवरऑल कंपनी के कैश और लिक्विडिटी पोजीशन है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, हम उन दोनों को इजीली जो है फोरकास्ट और प्लान कर सकते हैं। आपको सबसे पहले पता है कि हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ इनफ्लो जो होता है कैश बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सेल्स हैं। जितनी हमारी सेल्स कैश पे होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। तो सेल फोरकास्ट के लिए ये जस्ट जेनेरिक आइटम्स हैं, ये बेसिकली ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और उसके अलावा हमारे सेल्स डिपार्टमेंट ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं चीज़ें, लेकिन क्या है ये इनपुट हम उनसे लेते हैं और इसको अपने कैश बजट में यूज़ करते हैं। दी सेल फोरकास्ट, इंटरनल सेल फोरकास्ट, सेल रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट सेल फॉर द पीरियड इन क्वेश्चन। तो क्या है, जिन लोग सेल के डिपार्टमेंट से रेलेवेंट हैं वो अपनी प्रोजेक्शन हमें देते हैं। सेल अंडर देयर कंट्रोल और मैनेजमेंट, जो सेल्स डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होती हैं चीज़ें वो अपनी सेल्स प्रोजेक्शन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हुए और हमें एक अपनी प्रोजेक्शन देते हैं। सेकेंड पॉइंट में है सेल्स प्रोजेक्शंस आर स्क्रीन्ड एंड कंसोलिडेटेड फॉर प्रोडक्ट लाइन्स। फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट सेल्स टीम्स हैं, तो हर सेल्स की टीम की जो भी प्रोजेक्शंस होंगी फिर हम उसको कंसोलिडेट करेंगे और तमाम प्रोडक्ट लाइन यानी कि कंपनी की तमाम जो भी सेल्स हैं उनको कंबाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट लाइन सेल्स प्रोजेक्शंस आर कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल फोरकास्ट। सभी तमाम प्रोडक्ट्स लाइन की सेल फोरकास्ट जो हमारे पास आ रही होंगी हम उसको कंबाइन करके सिंगल फोरकास्ट बना लेंगे कि हमारी सेल्स का ये फोरकास्ट है। ये जस्ट आप पढ़ते जाएं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। ये इंटरनल सेल फोरकास्ट थी। एक्सटर्नल सेल फोरकास्ट, एक्सटर्नल सेल फोरकास्ट में वहाँ तो हमने देखा कि हमारी सेल्स टीम हमें बता रही थी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोजेक्शन करके बता रहा था। एक्सटर्नल सेल फोरकास्ट, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एंड बिजनेस ट्रेंड्स दैट विल अफेक्ट द फर्म। बहुत सारे इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शंस होती हैं ये जो बताती हैं कि इकोनॉमी विल ग्रो इन फ्यूचर, आर इकोनॉमी विल डिक्लाइन, आर बिजनेस साइकिल विल मूविंग टुवर्ड रिसेशन और मूविंग टुवर्ड प्रोग्रेस। तो ये ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शंस होती हैं या फोरकास्ट होती हैं जिनकी बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम बूम की तरफ बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक साइकिल में तो माइट भी हमारी सेल्स प्रोजेक्शन से ज़्यादा हों। तो ये इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हमें बाज़ इन एस्टिमेट्स की मज़ीद क्लैरिटी देती है।
जैसे कि कोरोना की वजह से इस वक्त सारी इकॉनमीज़ और वर्ल्ड इकॉनमीज़ श्रिंक हैं, तो अब इकोनॉमिक सर्वे या रिपोर्ट्स जो हैं ये हमें नेगेटिव प्रोजेक्शन शो कर रही होंगी, तो हम अपनी नॉर्मल सेल फोरकास्ट में एक एस्टिमेटेड कट लगा देंगे कि इस सिचुएशन में हमारी सेल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम रहने की उम्मीद है। तो ऐसी बहुत सारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हमारे लिए होती हैं जिससे हम अपनी सेल फोरकास्ट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सेल फोरकास्ट के अंदर काउंट की जाती है। सेकेंड पॉइंट पे है एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर इन प्रोजेक्टेड फॉर करंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स लाइन। फॉर एग्जांपल हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट शेयर की बेसिस पे भी एनालिसिस होता है। अगर हमारे पास मार्केट में कंपेटिटर्स हैं और वो एक लीडिंग ब्रांड के अगेंस्ट compete कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आप ये फोकस कर रहे हैं कि हमें मार्केट लीडर बनना है, और आप उस कैंपेन की बेसिस पे ये देख रहे हैं कि आपकी सेल्स ग्रोथ एक कंटिन्यूस सेल ग्रोथ आ रही है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा थे, आप जो है मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसके भी रिज़ल्ट्स या जो भी उसके आप कह सकते हैं इंडिकेशंस आपके सामने आ रही होती हैं। तो ऐसी जगह फिर अगर आप एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर की बेस पे करंट और न्यू प्रोडक्ट की बेस पे अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो आप उसको भी फोरकास्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट लाइन सेल प्रोजेक्शंस आर कंसोलिडेटेड इनटू सिंगल फोरकास्ट। अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केट शेयर और उनकी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी इस फोरकास्ट में इम्प्रूवमेंट या आप उसमें जो भी डेप्रिसिएशन देखते हैं यानी डिक्लाइन देखते हैं फोरकास्ट में, तो सबको फिर आप बाद में कंबाइन करके एक सिंगल फोरकास्ट की शेप में अपने कैश बजट के अंदर ले आते हैं। अच्छा जी, ये उसने बताया BW's बास्केट वंडर्स को ही हम लेके चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। तो हम बास्केट वंडर्स कैश फ्लो फोरकास्ट। लीजा मिलर हैज़ फाइनलाइज अ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2004। उसने फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2004 के लिए हाफ ईयर के लिए एक कैश फ्लो फोरकास्ट की है। लीजा इज एक्सपेक्टिंग 90% ऑफ द मंथली सेल विल बी क्रेडिट सेल with 80% of credit sale collection in 30 days, 20% in 60 days and no bad debts। तो ये थोड़ा सा सेल कलेक्शन की प्रोजेक्शन के बारे में बताया है कि जो सेल है उनकी 90% मंथली सेल वो जो है क्रेडिट के ऊपर है, और जिनमें से फर्स्ट मंथ के अंदर 80% रिकवरी हो जाती है, सेकंड मंथ में 20% रिकवरी, और उनका कोई बैड डेट नहीं होता। द कैश फ्लो फोरकास्ट विल बी यूज इन फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर इन दिस चैप्टर। वो कहते हैं ये जो ऊपर हमने पॉइंट बताए हैं ये इसको हम बाद में, फ़िलहाल तो सिर्फ इसी पॉइंट की प्रोजेक्शन करेंगे, लेकिन बाद को इसको जब हम कंप्लीट ओवरऑल अपनी कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएंगे तो उसमें भी इसको यूज़ करेंगे। ये देखें सेल्स, जो टोटल सेल है वो $214 थी नवंबर में। आप सबसे पहले इस थर्ड लाइन को ये इसको देखें। सबसे पहले ये हमारी एक सेल्स फोरकास्ट है कि नवंबर में हमारी टोटल सेल 214 है, दिसंबर में $236, जनवरी में $171। तो इसमें 90% क्रेडिट हो गया, तो ऊपर उसने उनका 90% जो है वो कैलकुलेट करके बताया, और 10% जो है इस अमाउंट का वो कैश सेल्स है वो भी उसने नीचे लिख दी। अच्छा, अब ये था सेल्स प्रोजेक्शंस। इसके बाद उसने हमें बताया कैश कलेक्शन पोजीशन क्या होगी, कैश सेल्स करंट। ठीक है, अब वो पिछली फोरकास्ट उसने बताई नवंबर दिसंबर की, लेकिन अब वो फोरकास्ट बना रही है जनवरी से लेके जून तक की 2004 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम जनवरी के कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, तो जनवरी में जो कैश है $17 वो तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, $17 कैश में सेल आ जाएगी। तो जनवरी में क्या होगा, दिसंबर की सेल्स का जैसे कि प्रोजेक्शन में पीछे लिखा था 80% रिकवर हो जाएगा। तो 212 का 80% $169 हमें जनवरी में रिसीव होगा, और नवंबर की सेल का जो 80% है वो तो दिसंबर में रिसीव हुआ, लेकिन इस नवंबर की सेल का भी 20% जो कि 2 मंथ ओल्डर बनती है, तो वो $39 बनते हैं, वो भी हम जनवरी में रिसीव करेंगे। तो इस तरह जनवरी में जो रिसीव होने वाले कैश की पोजीशन है वो $225 है। इसी तरह अगर हम फरवरी की बात करें, तो ये फरवरी में जो हमारे पास हैं $15, ये तो डायरेक्ट हमारी प्रोजेक्शन में आ गए, और फिर हमें दिसंबर की जो है जनवरी की सेल क्रेडिट सेल 154, इसका 80% मिल जाएगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट टर्म्स की रिकवरी पोजीशन एस्टिमेट इस तरह की। और दिसंबर की जो 212 सेल है इसका 20%, ये 212 का 20 42 बनता है, ये हमें रिसीव हो जाएगा फरवरी में। तो फरवरी में हमारी कैश पोजीशन होगी $180।
तो ये सारी उसने फोरकास्ट प्रोजेक्शन हमें बताई है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट से एक फोरकास्ट लेते हैं, फिर उसमें एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल कितनी है। फिर हम ये देखते हैं कि जो क्रेडिट सेल है उसकी रिकवरी का ट्रेंड क्या है। हम उस रिकवरी के ट्रेंड की वजह से हम फिर अगले माह की कैश फ्लोज को फोरकास्ट करते हैं। तो ये थी सेल फोरकास्ट और सेल फोरकास्ट के अगेंस्ट कैश कलेक्शन पोजीशन। ये फिर उसने आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आगे 6 मंथ जो थे, जो जनवरी से लेके जून तक भी लीजा मिलर ने कैलकुलेशन की थी। ये सब में हमने पहले सेल फोरकास्ट की, उसमें क्रेडिट पोजीशन, कैश पोजीशन, टोटल सेल, और फिर हमने उनमें से करंट कैश, 80% ऑफ प्रीवियस रिकवरी और 20% ऑफ 2 मंथ बिफोर रिकवरी, ये सब अपने कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना ली सेल्स से। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आ जाता है स्केड्यूल ऑफ प्रोजेक्टेड कैश डिस्बर्समेंट। अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा अगर मेजर सोर्स ऑफ कैश फ्लो जो है वो सेल्स के अगेंस्ट है, तो इसी तरह मेजर जो आउटफ्लो ऑफ कैश है यानी कि डिस्बर्समेंट ऑफ कैश है वो परचेजेस के अगेंस्ट आती है। जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम चीज़ें बना रहे होते हैं, हम पहले वो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर लेबर और FOH वगैरह और दूसरे अदर एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो तब हमारी प्रोडक्ट पर पे होती है। तो जो हमारी परचेजेस हैं वो हमारी परचेजेस जो है वो मेजर सोर्स ऑफ कैश डिस्बर्समेंट्स है। तो हम देखेंगे कि परचेज़ डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन वाले वो हमें बताएंगे कि परचेज़ के एस्टीमेट्स कितने हैं। पहले हम परचेज़ के एस्टीमेट्स लगाएंगे, फिर ये देखेंगे कि हम किन टर्म्स के ऊपर परचेज़ करते हैं। आइदर वी पे 100% कैश और वी पे हाफ कैश एंड हाफ इन नेक्स्ट मंथ एंड हाफ इन 60 डेज। तो हम उसकी टर्म चेक करेंगे कि हमारी पेमेंट बिहेवियर जो है अपने वेंडर के साथ कैसा है। तो फिर हम उनकी बेस के ऊपर भी कैश डिस्बर्समेंट देखेंगे फॉर अगेंस्ट परचेजिंग। लास्ट मंथ उसने बताया कि दिसंबर की कैश डिस्बर्समेंट फॉर परचेजेज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये भी सारी इसमें मुख्तलिफ अजम्पशंस हैं, कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हम उस अजम्पशन की बेस पे परचेजेज के अगेंस्ट की गई तमाम पेमेंट्स को चेक करेंगे। ये इसी तरह परचेजेज के बारे में सारा हमें बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्केड्यूल ऑफ नेट डिस्बर्समेंट 1000, टोटल डिस्बर्समेंट, परचेजिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, अगर कोई डिविडेंड प्लान किया गया है, इनकम टैक्सेस प्लान किया गया है। तो आपको पता है कि डिस्बर्समेंट जितनी भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आइटम्स आती हैं, आपकी परचेजेज आती हैं, आपकी सैलरीज आती हैं, आपके अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो ये सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर आता है। तो आप ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स एक एक करके एस्टिमेट करते हैं, उनके पेमेंट बिहेवियर के साथ उनको एसोसिएट करके फिर हम कैश आउटफ्लो बनाते हैं और फिर उन कैश फ्लो आउटफ्लो को हम कंबाइन करते हैं, जैसे कि टोटल लाइन में है टोटल कैश डिस्बर्समेंट। तो टोटल कैश डिस्बर्समेंट हमारी कितनी है, ठीक है। तो ये उसने जनवरी से जून तक की बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब ये है प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज एंड कैश बैलेंसेस। सबसे पहले आप देख रहे हैं बिगनिंग कैश। हम ये देखेंगे कि उस माह के शुरू में अगर हमारे पास सिर्फ रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट्स ही हैं, तो शुरू में मंथ के स्टार्ट में हमारे पास कैश क्या था, टोटल कैश रिसीट्स थी। हमने देखा कि हमने सबसे पहले सेल फोरकास्ट की, सेल फोरकास्ट से सेल्स कलेक्शन जो है प्लान बनाया। हमने सेल कलेक्शन प्लान में ये देखा कि हमें टोटल कैश रिसीट्स कितनी है, तो हम टोटल कैश रिसीट्स को इस जगह पे यहाँ हम ले आए हैं, मंथ वाइज जो हमने कैलकुलेट की। फिर हमने परचेजेस का ट्रेंड देखा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ट्रेंड देखा, फिर हम उनकी पेमेंट बिहेवियर को चेक किया, तो हमने देखा कि टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स हमारे पास कितनी है। तो जब हमने इनको एंड किया तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए, और इनको जब ओपनिंग कैश के साथ एडजस्ट किया तो हमारे पास एंड कैश बैलेंस विद एडिशनल फाइनेंस। तो ये हमारे पास कैश बैलेंसेस आ गए एंड के। एडिशनल फाइनेंसिंग हमने पिछली स्लाइड में देखा, अगर हमने कोई फाइनेंसिंग ली होती तो वो भी हम इसको इसमें फोरकास्ट करते। यहाँ हम देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिविडेंड पेमेंट, इनकम टैक्सेस, और अगर हमने कोई फाइनेंसिंग होती तो वो भी हम यहाँ लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडिंग आ गया नेट कैश फ्लोज। तो ये सारी एक प्रोजेक्शन की बेस पे होता है। नॉर्मली बड़ी कंपनियों के पास सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, एडवांस एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जिसमें ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जब आप उसमें इंफॉर्मेशन को इनपुट करते जाते हैं, पहले से भी उसमें इनपुट अवेलेबल होता है रिफाइंड इंफॉर्मेशन की बेस पे, और तमाम अवेलेबल जो फाइनेंशियल डेटा है उसकी बेस पे ये ऑटोमेटिक प्रोजेक्शंस हो रही होती हैं। इस तरह ये एंड। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो नोट करने वाला है, रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेट्स।
देखिए जब भी आप कोई फोरकास्ट करते हैं तो फोरकास्ट की कोई सर्टन प्रोबेबिलिटी नहीं होती, यानी कि 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि ये फोरकास्ट होता है और बहुत सारी अजम्पशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में एक जस्ट सिंगल पॉइंट एस्टीमेट, आप ये कि जनवरी में मेरे पास 500,000 होंगे, फरवरी में 700,000 होंगे, मार्च में 500,000 होंगे, अप्रैल में, यानी आप एक एग्जैक्ट फोरकास्ट कर लें एक एग्जैक्ट अमाउंट का, तो माइट भी प्रॉबली पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जैक्ट आंसर ही आए, क्योंकि ये चीज़ फोरकास्ट है। कैश फ्लो एस्टीमेट जो हम लगा रहे हैं ये सारे के सारे फोरकास्ट हैं। माइट भी हमने एक वेंडर को मेजर सेल की हुई है, वो बैंकरप्ट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या उसका बिजनेस वाइंड अप हो जाए या कोई भी इशू आ जाए, कोई लीगल कम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे कोरोना की सिचुएशन है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके रिसीवेबल्स हैं, लेकिन अब वो जब तक दूसरा बिजनेस जिसने वो पे करने हैं वो ओपन नहीं होता, उसको बिज़नेस एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, तो वो कैश जनरेट नहीं कर पाएगा। जब वो कैश जनरेट नहीं कर पाएगा तो वो हमारे जो क्लेम है वो कैसे सेटल कर सकता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एस्टीमेट है, जो सिंगल पॉइंट एस्टीमेट हम बना रहे हैं पीछे कैश बजट में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सर्टेनिटी प्रोवाइड नहीं करता। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टीमेट्स में हम क्या करेंगे। एग्जामिन फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस कैश रिसीट सच एज चेंजेस इन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। वो कहता है हम एग्जामिन फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस कैश रिसीट्स, हम ऐसे फैक्टर्स को एग्जामिन कर रहे हैं जो कैश रिसीट्स को अफेक्ट करते हैं, सच एज चेंजेस इन स्टेट ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि इकोनॉमी चेंज हो रही है तो वो इन्फ्लुएंस कर रही है कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस को और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को, हम ये सारी चीज़ें एग्जामिन करते हैं। ठीक है, इसमें कैश की वेरिएबिलिटी आती है। एग्जामिन फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस कैश डिस्बर्समेंट सच एज चेंजेस इन स्टेट ऑफ इकोनॉमी। वो कहता है कि इकोनॉमी के साथ चेंजेस जो लिंक हैं, कंज्यूमर बाइंग सेलिंग बिहेवियर के साथ जो चीज़ें लिंक है, वो हमारी कैश रिसीट्स को भी इफेक्ट करती हैं, कैश डिस्बर्समेंट को भी इफेक्ट करती हैं, और हमने और दूसरे ऑपरेशनल मैटर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिविडेंड पेमेंट वगैरह, इनको भी देखना होता है और ये इनको भी इफेक्ट कर रही होती हैं। तो फिर हम क्या करें, तो मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी इन एंडिंग कैश बैलेंस। तो हमने ये एक जो है देखा कि एक कैश फ्लो की, अब हमने जनवरी की अगर बात करें तो उससे प्रोबेबिलिस्टिक एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हम $42, अगर चीज़ें वर्स जाती हैं तो $42 कैश तक रह सकते हैं, और अगर चीज़ें इम्प्रूव करती हैं तो हम 78% कैश तक जा सकते हैं। और जो एवरेज है जिस पे सबसे ज़्यादा कंसेंसस है वो है $60। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम $60 पे एंड करें, कैश एस्टीमेट बजट की बात कर रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी है अगर हम वर्स्ट सिचुएशन में जाएं तो $42 पे इस कैश हमारा हो, और सबसे बेहतरीन जो बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी अगर बेस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस और बेस्ट बिज़नेस सिचुएशन हमें अवेलेबल होती है तो हम $78 के कैश तक भी जा सकते हैं। अब पहले क्या था कि हम एक सिंगल पॉइंट एस्टीमेट बना रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब एक प्रोबेबिलिस्टिक अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो बजटिंग की एक रेंज डिटरमिन कर रहे हैं कि जनवरी में मेरा कैश $42 से लेके $78 तक वेरी कर सकता है, और जो एवरेज है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि हम $60 के साथ एंड अप करें अपने कैश बैलेंसेस को। तो ये जो रेंज होती है ये हमें मज़ीद सर्टेनिटी और क्लियरिटी देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, वर्स्ट केस सिचुएशन को जब भी सामने रखते हैं, तो अगर हमें यहाँ इस माह में ₹100 की लायबिलिटी पे ऑफ करनी है और हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हमारे पास $42 तो अवेलेबल होंगे, तो हम $60 की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को भी हम अपने जब सप्लायर ऑफ कैपिटल या बैंक्स वगैरह के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो हम उन्हें ये बताएंगे कि सर हमें अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का जो मिनिमम एस्टीमेट आ रहा है वो ये है, और हमें इतनी लायबिलिटी को मीट करना है, तो हमारे लिए इतना कुशन जनरेट कीजिएगा। माइट भी आप वो सारा अवेल ना करें, आपकी सिचुएशन अच्छी रहती है, आप $78 पे एंड अप होते हैं, तो आपको सिर्फ जस्ट अगर $100 की लायबिलिटी है तो $22 बारो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 42 पे स्टक अप हो जाते हैं तो $58 आपको बारो करना पड़ेंगे। तो आप पहले से ही अपने माइंड में, जब आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक रेंज होती हैं, ये क्वेश्चन रखेंगे कि जब आप लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाएंगे, किसी आउटसाइड कैपिटल और सप्लायर से बात करेंगे, तो आप ये मार्जिन ज़हन में रखेंगे कि हमें वर्स्ट केस का सामना भी हो सकता है। इसलिए आप उससे जब एडवांस में डिस्कशन कर रहे होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप इस चीज़ का मार्जिन रखेंगे कि एमरजेंसी में अगर मज़ीद कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे। तो ये थी एक प्रोबेबिलिस्टिक रेंजेस, हमें जो है कैश की हमें मज़ीद एक्यूरेसी देती हैं हमारी कैश मैनेजमेंट और फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लिक्विडिटी की कैलकुलेशन के लिए।
इसी तरह ये फरवरी का उसने हमें बता दिया जो है क्या एंडिंग कैश बैलेंस अगर मुख्तलिफ प्रॉबिलिटी तो ये $4 से $48 के दरमियान वेरी करती है और मोस्ट प्रॉबिलिटी है कि दैट इट वुड बी एंडेड अप विद $37। तो ये सारी हमारे पास थी समरी ऑफ रेंजेस। तो ये हमें क्या बेनिफिट देती है समरी ऑफ रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेट्स। सबसे पहला पॉइंट है अलाउ एग्जामिनेशन ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर विच में जनरेट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर कैश फ्लो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उन फैक्टर्स को ज़्यादा फिर फोकस करने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है कैश फ्लो में, फ्यूचर कैश फ्लो को, ठीक है। तो हम उन फैक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, ड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंड, इनेबल मैनेजमेंट्स टू बेटर प्लान फॉर कंटीजेंसीज दैट विल अराइज देन यूजिंग अ सिंगल पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मंथली कैश फ्लो। तो अगर सिंगल पॉइंट कैश फ्लो एस्टिमेट्स को देखा जाए तो वो हमें कंटीजेंसी से डील करने में मदद नहीं देता, जबकि एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच जो है रेंजेस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट एस्टिमेट जो है इसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इफ़ वी हैव टू फेस द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ प्रोबेबिलिटी देन व्हाट वी हैव टू डू टू मीट दिस एमरजेंसी नीड। तो इसको हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लानिंग। इफ़ दिस कंटीजेंसी विल अकर देन व्हाट वुड यू हैव टू डू। तो ये एमरजेंसी सिचुएशन को जो डील करने के लिए है ये हमें हेल्प करता है। इनेबल मैनेजमेंट्स टू बेटर प्लान फॉर कंटीजेंसीज दैट विल अराइज देन यूजिंग अ सिंगल पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मंथली कैश फ्लो। तो ये हमें जो है मजीद जो है इससे हमारी कैश मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। जी, फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या किया, पहले हमने कैश फ्लो जो बेस फोरकास्टिंग थी उसको देखा, हमने उसमें कैश बजट बनाए। पहले हमने सिंगल पॉइंट एस्टीमेट कैश बजट देखा, फिर हमने ये देखा कि मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, एक रेंज डिटरमिन करती हैं प्रोबेबिलिस्टिक अजम्पशन की बेसिस पे। वो देखती हैं कि अगर प्रोबेबिलिस्टिक अजम्पशंस वर्स्ट केस में जा रही हैं तो उनका कैश फ्लो लोएस्ट है, अगर उनकी अजम्पशन जो है वो इम्प्रूव है, ज़्यादा बेहतर तरीके से जा रही हैं तो कैश फ्लो हाईएस्ट पोजीशन पे था। तो ये सारा कुछ जब हमने कैश बजट बना लिया तो उसके बाद हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि उनकी क्या पोजीशन होगी। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको पता ही है कि हमने जो चैप्टर नंबर 6 में देखा था, 5 में भी देखा था कि हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेजर हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। हम देखते हैं कि अब दोनों फोरकास्टेड स्टेटमेंट कैसे बनती हैं। Expected future financial statement based on condition that management expect to exist and action it expects to take। ये क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी कंडीशन, कि जो फ्यूचर की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस चीज़ पे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एग्जिस्ट करेगी फ्यूचर में। अगर आप फोरकास्ट बनाते हैं, फोरकास्ट इसलिए बनाया जाता है ना कि आप लोग फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए काम करेंगे, और जब आप फोरकास्ट करते हैं तो वो क्या होती है, वो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन टू एग्जिस्ट है। मैनेजमेंट अगर आप फोरकास्ट शो करते हैं तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की ये एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे और वर्क करेंगे, एंड एक्शन इट एक्सपेक्टेड टू टेक, यानी कि वो अपनी जो तमाम ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू करने के भी प्लान रखती है। तो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन, या एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी बेस और अजम्पशन में बनाई जाती हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी, अपना बिजनेस अफेयर जो है रन करेगी। अगर आपकी ये माइंड में ही नहीं है कि आप फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर हमें फोरकास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फोरकास्टिंग क्या है, सबसे पहली बात यह है कि ये इन कंडीशन और अजम्पशन पे है कि आप फ्यूचर में अपने काम को जारी रखेंगे और आप तमाम एक्शन जो पहले नॉर्मल का परफॉर्म कर रहे हैं वो आप परफॉर्म करते रहेंगे। ये एक हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि फ्यूचर में भी हम इसी तरह वर्क करेंगे जैसे इस वक्त हम वर्क करें। तो कंसिडरेशन क्या है कि हम फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाएं और दूसरी फोरकास्ट क्या है, हम बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, तो लीजा मिलर, चूँकि बॉस्किट वंडर की जो बेसिकली उन्होंने फाइनेंशियल एनालिसिस को बताया वो लीजा मिलर इज़ फोरकास्टिंग द इनकम स्टेटमेंट फॉर 2004। तो हमने ये पहले देखा कि कैश बजट में भी हमने 6 मंथ के लिए सेल फोरकास्ट की थी, जनवरी से लेकर जून एंडेड 30 जून तक। फिर हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कैलकुलेट की और उससे हमने फिर परचेज़ और डिसबर्समेंट जो बजट बनाया था। तो ये चीज़ें भी हमने, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ईयर 2001 to 2003। उसने एक सेल्स पहले फोरकास्ट की, फिर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की प्रोजेक्शन लगाई। उसने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की प्रोजेक्शन इस तरह लगाई कि सेल्स टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो एवरेज आ रही थी 2001 से 2003 तक, उसने वही एवरेज यूज़ की इस साल 2004 के लिए भी। तो क्या है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आर एस्टिमेटेड फ्रॉम एवरेज ऑफ ईयर 2001 थ्रू 2003।
सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट आर फोरकास्टेड एट $34,000 पर मंथ वाइल द इनकम टैक्स रेट इज अज्यूम्ड इक्वल टू 40%। ये हर चीज़ के ऊपर बाकायदा उसने जो भी आप इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स आता है, फिर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाता है, उसमें से सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, फिर इंटरेस्ट इनकम को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो ये सबसे पहले फोरकास्ट करने वाली चीज़ क्या थी? सेल्स। वो हमने कैश बजट में भी देखा, फोरकास्ट हो गई। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए दूसरे नंबर पे, तो हमने वो एवरेज रेशो यूज़ कर ली जो 2001 से 2003 तक कास्ट ऑफ गुड टू सेल रेशो थी, तो वही रेशो हमने अप्लाई करके कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 2004 में भी कैलकुलेट कर ली। सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की उसने फोरकास्ट यूज़ की $34,000 पर मंथ। फिर उसने टैक्सेस और दूसरे अदर एक्सपेंसेस को भी फोरकास्ट किया और फिर इनको यूज़ कर लिया अपनी जो है फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट में। आप ये देख रहे हैं उसने सबसे पहले पॉइंट पर लिखा हुआ है नेट सेल्स $1,222, और ये कैसे ली? फ्रॉम सेल्स बजट। सेल्स बजट में हमने देखा कि सेल डिपार्टमेंट अपना बजट देते हैं, वेरिएशन देते हैं, तो सेल डिपार्टमेंट ने जो हमें बजट दिया सेल का, हमने उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स में ले लिया। ठीक है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड $865 कैसे आया? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज ऑफ 68.771 हमने पिछले 3 साल की देखा। कास्ट ऑफ गुड टू सेल रेशो क्या है? वो पहले साल 2001 में थी 68.7%, ईयर 2002 में 71.3%, ईयर 3 में 72.3%। हमने इन तीनों का जो एवरेज ले लिया, इन तीनों के एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया सेल के साथ, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई। ठीक है। तो सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसने बताया 34,000 एस्टीमेट लगाया गया है, फिर उसको 6 मंथ से अप्लाई किया तो वो हमारे पास सेलिंग जनरल। इंटरेस्ट एक्सपेंस अज्यूम्ड उसने कहा 29,000, यानी कि ये सारी चीज़ें हमने बाकायदा कहीं जहां हमें प्रोजेक्शन चाहिए थी तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट से प्रोजेक्शन ले ली। उन सब प्रोजेक्शंस को जब हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट के इस फॉर्मेट में एंटर किया तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट आ गई, बास्केट वंडर फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2004। ठीक है। इसी तरह हम बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है। कैश एंड कैश बैलेंसेस कहाँ से आया? सामने उसने खुद से एक्सप्लेन किया है कि ये हमने कैश फ्लो जो फोरकास्ट बजट बनाया है वहाँ से। अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है कि एक अजम्पशन ये थी कि हमारी 90% सेल जो है वो किसके ऊपर है? क्रेडिट के ऊपर। अगर आप 30 जून पे रिसीवेबल का अंदाज़ा लगाना जा रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले जून की सेल्स जितनी हैं उसका 90% क्रेडिट पे होगा, और उसके अलावा आपके पास जो मई की सेल्स हैं उसका भी आपके पास अभी 80% जो है वो रिसीवेबल में मौजूद होगा, और उसके अलावा आपके पास अप्रैल की सेल का भी अभी 20% होगा जो आपने रिसीव करना है। तो ये भी हमने जो कैश फ्लो फोरकास्ट था तो वो भी हमने वहाँ से लिया। तो ये सारी हमने वहाँ कैलकुलेशन देखी थी कि अकाउंट रिसीवेबल किस तरह जनरेट हो रहे थे और सेटल हो रहे थे, वहाँ से ये फिगर हमने ली। 100% ऑफ जून, 20% ऑफ दी मई, ये अमाउंट आ गई। इन्वेंट्रीज हमने जो है टर्नओवर रेशो से कैलकुलेट की, जो हमने क्वेश्चन भी एक प्रैक्टिस में किया था चैप्टर नंबर 6 में। हम रिवर्स कैलकुलेशंस करके मुख्तलिफ रेशोज़ को अप्लाई करके अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट के तौर पर दिया गया था, जिसमें हमने अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करना था। तो उसने इन्वेंट्री टर्नओवर को 2.5 अज्यूम करते हुए, सेल का 2.5 अज्यूम करते हुए, सेल्स को जब 2.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 692 की इन्वेंट्रीज होनी चाहिए। इस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास एक्चुअली हमें पता होंगे, हमने एडवांस दिए हैं, एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पेमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली। अब पॉइंट डी है हमारे पास कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 110,000 एंड डेप्रिसिएशन 69,000। ये सारी हमने चीज़ें जो हैं जो हमारे पास अजम्पशंस की शेप में अवेलेबल थी, हमने उनको इनकॉर्पोरेट करके अपनी बैलेंस शीट को जनरेट कर लिया। इसी तरह हमने अपनी लायबिलिटी साइड को भी है, उनको मुख्तलिफ जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन और अजम्पशंस थी, हमने उनकी बेस पे इसको फोरकास्ट किया और प्रोजेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास टोटल चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम ये देखा सोर्सेज और यूजेज स्टेटमेंट को, फिर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, और फिर इसके बाद हमने लास्ट स्टेज में जो है ये प्रोजेक्शन की, सारी कैश फ्लो फोरकास्टिंग की और उसे फोरकास्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाई।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी क्लैरिटी की मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आप बुक को अपने सामने रखें, चैप्टर नंबर 7 को ओपन करें, उसको थ्योरी को देखें और हर टॉपिक को थ्योरी स्लाइड्स के साथ उस टॉपिक की थ्योरी को रीड करें। तो इंशाल्लाह आपको ये जो चैप्टर है इंशाल्लाह मज़ा देगा और आप इंजॉय करेंगे। ये फ्यूचर में आपको, अगर आप किसी स्मॉलर लेवल या मीडियम लेवल की कंपनी में एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको ये चीज़ें फ्यूचर में हेल्पफुल होंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।